जय हिंद। आप जब भी मार्केट जाते होंगे तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, वो है महंगाई। महंगाई क्या है? इसे कौन बढ़ाता है? कहीं दुकानदार तो नहीं बढ़ाता है, या फिर कहीं इसे सरकार तो नहीं बढ़ाती है बैठ के? तो इसके बारे में आपके कोई भी डाउट है, जो भी डाउट है, वो सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो महंगाई को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि महंगाई होती क्या है। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन क्या होती है? जब किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ने लगती है टाइम टू टाइम, उसे हम कहते हैं महंगाई, या फिर उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ध्यान रहे, यहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सारे प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर टाइम टू टाइम बढ़ने लगती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन या फिर महंगाई। कभी कभी क्या होता है कि इसकी प्राइसेस जो होती है वो घटने भी लगती है। आपने मार्केट में नोटिस किया होगा कि जो चीज़ें 10 रुपये में मिलती थी वो कभी कभी आपको 9 रुपये में भी मिल जाती है। तो उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में लास्ट में आपको पता चल जाएगा। अभी अब बताएंगे तो आपको कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए हम लास्ट में इसके इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन को डिफाइन करने के लिए हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं, इसकी कुछ टाइप्स को देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला हमारा है डिमांड पुल इन्फ्लेशंस। डिमांड पुल इन्फ्लेशंस क्यों होता है? क्या होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब अच्छी होती है तो सिंपल सी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे। हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो फिर हमारे जो देश की जीडीपी है वो भी अच्छी होगी। अगर वो अच्छी हुई तो हमारे पास पैसे ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा पैसे होंगे तो हमारा मन क्या होगा, वो बहक जाएगा। अब वो क्या करेगा, बहक जाएगा। अब वो मार्केट में जो सामान 100 रुपये में मिलता था, अब हम जाके उसे 120 रुपये में ले लेंगे। तो यहाँ पे 20 रुपये तो इन्फ्लेशन किसने बढ़ाया? तो वो हमने बढ़ाया है। तो इससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ने लगती है। जब डिमांड बढ़ने लगती है तो मार्केट में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो है कमी आ जाती है, उसका सप्लाई कम हो जाता है। सिंपल बात है, अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, तो सप्लाई अगर कम हो गया तो मतलब यहाँ पे प्राइसेस जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो वो यहीं पे यही होता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है या फिर स्कीम्स दे रही है, तो स्कीम के तहत जो है पैसे आते हैं लोगों के हाथ में। अब लोगों के हाथ में जब पैसे आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि डिमांड फिर से बढ़ेगा, डिमांड फिर से बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी, मतलब प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो ये भी कारण है। तीसरा कारण ये है कि मोर इनकम का मतलब क्या है, जहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, जब ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हो गए तो पर्सनस के पास में जो है ज़्यादा पैसे आएंगे, उसके पास इनकम ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगा तो मतलब वो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। ये सब तो हो गया इन्फ्लेशन की बातें। अब ये समझना होगा कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल कौन करता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल जो है एक्चुअली आरबीआई के द्वारा किया जाता है। हालांकि वो पूरी तरह से नहीं हो पाता, फिर भी वो कोशिश तो ज़रूर करते हैं। ओके, आरबीआई क्या करती है सबसे पहले कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को बढ़ा देती है। वो इंटरेस्ट क्या होता है, तो जो वो लोन देती है नॉर्मल बैंक को तो उसके इंटरेस्ट को बढ़ा देती है। तो उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के तहत जो है डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास कम पैसा जाएगा। अब कम पैसा जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम होगा तो फिर प्राइसेस वो क्या होगी, वो घट जाएगी। ओके, अब ये आरबीआई लोन कैसे देती है नॉर्मल बैंक को, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, समझ रहे हैं। लेकिन इसकी क्वेश्चन का आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगी। ओके, अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, अगर कभी कभी जो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है वो बहुत ही बेकार रूप भी ले सकती है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो। इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा होता है हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कोस्ट पुल को हम कोस्ट पुश भी कहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोस्ट पुश भी कहते हैं। कोस्ट पुल या फिर कोस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होती है वो तब होती है जब रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ जाती है, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो टैक्सेस होती है वो बढ़ा देती है। क्या करती है, वो टैक्सेस बढ़ जाती है। टैक्सेस बढ़ने से होता है, दूसरा होता है क्या, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस। रॉ मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल्स है इसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। अब टैक्सेस बढ़ने से क्या होगा, आपने देखा होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपको उसका टैक्स देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा इनकम हो रहा है वही टैक्स दे रहा है, उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, तो वही दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भी टैक्स दे रहे हो। अगर आप कुछ कुछ भी खरीद रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। ओके, उसमें आप किसी भी सामान खरीदते हो तो आप उसमें देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब उसमें ऑल टैक्सेस लगा हुआ है। अगर गवर्नमेंट उसी टैक्स को बढ़ा दिया जाए, अगर गवर्नमेंट जो है उसी टैक्स को बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, वही होगा कि उसकी जो प्राइसेस होगी, जो 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 इंडस्ट्रीज उसको मैन्युफैक्चर कर रही है वो उसकी प्राइसेस को बढ़ा देगी। अब उसकी प्राइसेस को बढ़ा देगी तो फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी।
दूसरा हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स कोई भी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है अपने प्रोडक्शंस के लिए। जैसे कि हम बात करें कोई इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या करते हैं, वो चिप्स का मैन्युफैक्चर कर रही है। चिप्स का माने तो जैसे कुरकुरे हो गया और टंच हो गया, ये सब जो है ये सब हमारा चिप्स में आ जाता है। तो जो ये सब चिप्स जो है इसको बनाने के लिए गेहूँ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त जो है पहले तो रेंट लेना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है हालांकि वो गेहूँ खरीदते नहीं, वो पूरे के पूरे खेत खरीद मतलब पूरे के पूरे खेत का जो एक सीज़न का जो भी अनाज होगा वो पूरा का पूरा खरीद लेते हैं। ओके, तो जो पूरा पूरा खरीदते हैं, अगर उसी उसी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर इंडस्ट्री क्या करेगी, जो चिप्स 4 रुपये में बेचती थी अब वो 5 रुपये में कर देगी। तो यही होता है, जो रॉ मटेरियल्स है वो रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस अगर बढ़ जाती है तो फिर उससे क्या होगा कि प्रोडक्शंस की कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्शंस की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी, उस वस्तु का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश या फिर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड हमारा आता है वो है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन के बारे में सब कोई जानता है, लेकिन आप इसका नाम नहीं जानते। ओके, ओपन इन्फ्लेशन जो होता है ये ओपनली जो है मार्केट में हो वो बढ़ता है। ओपन मार्केट में जो ओपनली बढ़ता है, ओपन इन्फ्लेशन जो है ओपन मार्केट में जो है ओपनली बढ़ता है। ओपन मार्केट का माने तो ओपन मार्केट जैसे वही हो गया, जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो वो कौन सा मार्केट होता है, वो ओपन मार्केट ही होता है। जहाँ पे आप खाना खाने जाते हो मार्केट में, वो कौन सा मार्केट होता है, वो ओपन मार्केट ही होता है। तो जो ये ओपन मार्केट है तो इसमें जो है सब्जी या फिर कोई भी फूड्स हो गया उसका जो अगर प्राइसेस बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यहाँ पे भी क्या गवर्नमेंट यानी सरकार ही बढ़ाती है, तो यहाँ पे जो है प्राइसेस सरकार नहीं बढ़ाती है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना डिमांड है मार्केट में, कितना डिमांड है। आपने देखा होगा कि अगर हम भिंडी लेने जाते हैं, अगर भिंडी का दाम जो है 20 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो है, तो अगले दिन अगर ये 25 रुपये किलो हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाज़ार में भिंडी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। इस सब्जी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण जो इसकी प्राइसेस एक दिन बाद जो है 25 रुपये हो गया। अगर अगर इसका डिमांड कम होगा तो इसकी प्राइस जो है घट के 15 रुपये हो जाएगी। अगर किसी भी सब्जी का या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स का प्राइस अगर घट जाती है तो इसका मतलब आप ये सोचिए कि वहाँ उसका डिमांड अभी कम है। अगर डिमांड कम है मतलब प्राइसेस घट गए। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ ही है, बिका ही नहीं है, तो फिर प्राइसेस तो घटेगी ही। ओके, तो ये होता है ओपन इन्फ्लेशन। तो ओपन इन्फ्लेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वो है सप्रेस्ड या फिर रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, जब डिमांड एक्सेस हो जाता है। क्या होता है, डिमांड एक्सेस हो जाता है। डिमांड एक्सेस का मतलब क्या हुआ, डिमांड बहुत ही मैक्सिमम हो जाता है। जो डिमांड है, जब डिमांड अपनी हदें पार कर देती है तब जो होता है वो होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। लेकिन क्या होता है, डिमांड हालांकि अभी भी हदें पार नहीं की है, ये जो होता है मैक्सिमम तक पहुंच जाता है लेकिन एक्सेस हो जाता है। अगर इस सप्रेस्ड इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर क्या होगा, इससे हाइपर इन्फ्लेशन जनरेट हो सकती है। क्योंकि ये जो डिमांड अगर ज़्यादा होने लगेगी तो फिर अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन तो जनरेट होगी ही। ओके, तो ये सप्रेस्ड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वो है स्टैगफ्लेशन। क्या है स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन जो होता है जब प्राइसेस जो होती है वो बढ़ती है, साथ ही साथ जो है बेरोजगारी की समस्या है बनी हुई है। अगर हम प्रेजेंटली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहला नंबर 1 की बेरोजगारी है। दूसरा ये है कि जो इंडिया में प्राइसेस भी बढ़ा ज़्यादा है, मतलब इन्फ्लेशन भी है और बेरोजगारी भी है। तो इसे हम स्टैगफ्लेशन कह सकते हैं। मतलब जो स्टैगफ्लेशन होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन। ओके, ये दोनों कंडीशन होता है, तो इससे बहुत ही डेंजरस होता है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो होता है स्टैगफ्लेशन बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि एक तो पहले से ही अनएम्प्लॉयड है, दूसरा केस है कि ऊपर से इन्फ्लेशन हो गया तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खरीदने के लिए। अब लोगों के पास पैसे खरीदने के लिए होंगे नहीं तो फिर प्रोडक्शंस नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर देश की जीडीपी क्या होगी उसका रिजल्ट क्या होगा तो आपको पता चल गया क्या होगा, वो क्रैश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो होता है स्टैगफ्लेशन जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों के केस में होता है। तो ये हालांकि इंडिया में हालांकि इस टाइप का प्रॉब्लम फिलहाल चल रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग क्या होता है, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है स्लोली बढ़ती है। स्लोली का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे कि आज 10 रुपये था तो पता चला 100, मतलब 2 महीने बाद इसका 11 रुपया हो गया, फिर पता चला कि 1 साल बाद इसका 12 रुपया हो गया। तो इस तरह की जो प्राइसेस बढ़ती है, कभी कभी तो प्राइसेस बहुत स्लो बढ़ती है। ओके, तो इसे हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है इसे कहते हैं। जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है इसकी वैल्यू होती है 3% जो होता है, ये आइडियल इसकी वैल्यू है 3% होना चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन की वैल्यू। जो ये इन्फ्लेशन मोस्टली जो है यूएसए में पाई जाती है, यूएसए में मोस्टली ये जो है पाई जाती है, क्योंकि यूएसए के लिए जो आइडियल इन्फ्लेशन की वैल्यू होती है वो 2% के आसपास होती है।
ओके, अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया के केस में जो इन्फ्लेशन जो होती है वो कितना होता है, वो 2 से 6% हो सकती है। तो इंडिया के केस में जो मॉडरेट इन्फ्लेशन पाया जाता है, हालांकि इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट इन्फ्लेशन जो होता है इंडिया में वो पाया जाता है। 7 हम बात करें तो वो होता है मॉडरेट इन्फ्लेशन से। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, ये ना ही ज़्यादा हुआ ना ही कम हुआ, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो मतलब ठीक ठाक है। अगर इतना रहता है तो प्राइसेस, अगर इतना इन्फ्लेशन रहता है तो ठीक ठाक है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, मतलब ये इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, तो ये जो होता है ये 3 to 7% जो इन्फ्लेशन होती है इंडिया में मोस्टली इस टाइप का इन्फ्लेशन ही पाया जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन को हम दूसरा नाम से भी कहते हैं, उसे वो है रनिंग इन्फ्लेशन। अब रनिंग इन्फ्लेशन क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ओके, तो पहला हमारा है आठवां हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन को हम रनिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले समझने के लिए जो होगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, हाइपर इन्फ्लेशन जो होती है जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ही फास्टली ग्रो करती है, फास्टली भागती है, मतलब जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट का दाम 10 रुपये था आज, तो 7 दिन में पता चला इसका दाम हो गया 15 रुपये, मतलब 14 दिन पता चला इसका दाम हो गया 25 रुपये, और एक महीना पता चला इसका दाम हो गया 45 रुपये। तो 10 रुपये का सामान 45 रुपये का हो गया। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई है। ओके, तो इतना फास्ट जो बढ़ता है उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और जो जो स्लो बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन अगर हो गया किसी भी कंट्री में तो उस कंट्री की जो मनी की वैल्यू होती है वो गिर जाती है। 2008 से 2009 के बीच जो है ये हो गया था, कहाँ पे, जिम्बाब्वे में हो गया था। तो वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि क्या हो गई थी वहाँ पे। जो है इतना ज़्यादा पैसे जो होता है लेके जाते थे मात्र एक बिस्किट के लिए, तो सोच सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो गई थी जिम्बाब्वे में। ओके, तो जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो उससे क्या होती है, मनी की वैल्यू गिर जाती है। अब मनी की वैल्यू कैसे गिरती है, तो मनी की वैल्यू कैसे गिरती है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके, जो मनी की वैल्यू होती है वो तब गिरती है जब हाइपर इन्फ्लेशन होती है। हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो वहाँ पे मनी का सप्लाई ज़्यादा होगा, मनी का सप्लाई ज़्यादा होगा, मतलब जो प्रोडक्ट आपको 10 रुपये में मिल रही थी इंडिया में, अब वो प्रोडक्ट 45 रुपये में मिलने लगी है, मतलब जो है 35 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है, 35 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है, इन्फ्लेशन जा रहा है। लेकिन अगर इसी वस्तु को अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में जो इसी वस्तु का दाम 10 रुपया होगा, मतलब इंडिया का 35 रुपया तो क्या हो गया, बेकार हो गया। मतलब इंडिया का 35 रुपया क्या हो गया, बेकार हो गया। मतलब इंटरनेशनल का 10 रुपये जो है इंडिया के 35 रुपये के बराबर हो गया। तो यहाँ पे इंडिया का क्या हुआ, 35 रुपये तो बर्बाद हो गया, मतलब बेकार का हो गया। तो यही जो होता है हाइपर इन्फ्लेशन के चलते यही हुआ था जिम्बाब्वे में। वहाँ का क्या हो गया था, जो उसकी जो करेंसीज है वो डॉलर के कंपेरिजन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी करेंसी की वैल्यू इतनी गिर चुकी थी कि लगभग मिलियनों में उसका वैल्यू, एक डॉलर होता था मिलियनों में। ओके, लेकिन हालांकि अगर अभी बात करते हैं, अभी जो $1 बराबर जो 70 रुपये या फिर 75 रुपीज़ है इंडिया में। ओके, तो 70 या 75 रुपीज़ है। ओके, तो जो ये मनी जो $1 बराबर 70 या 75 रुपीज़ क्यों है, तो ये इंडिया के प्रॉब्लम्स के कारण ही है। ओके, अगर 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 जो है प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होती है, अगर इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, इससे क्या हुआ कि जो ये जो वैल्यू है मनी की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो मनी की वैल्यू घटती है क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन, ज़्यादा मनी का सप्लाई होता है, उसके कारण मनी की वैल्यू जो है वो घटती है। आपने ये भी सुना होगा कि जो सरकार के पास जो है पैसे छापने की मशीन होते हैं, फिर भी वो पैसे नहीं छापते हैं। ऐसा नहीं कर सकते थे कि ज़्यादा पैसे छाप कर जो है गरीबी दूर कर सकते थे, या फिर जो भी देश के ऊपर कर्ज है उसको भी दूर कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते। ऐसा इसीलिए नहीं करते कि अगर ज़्यादा पैसे होगा तो पैसा पैसा का सप्लाई जो बढ़ जाएगा, पैसा का सप्लाई बढ़ जाएगा तो मतलब लोगों के हाथ में पैसे आने लगेगा बिना प्रोडक्शंस के, बिना प्रोडक्शंस के। अब बिना प्रोडक्शन के अगर लोगों के हाथ में पैसे आने लगेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि जो सामान आपको 10 रुपये मिलता था अब वो सामान मिलने लगेगा 45 रुपये में। हाँ, 100 में। कभी कभी हो सकता है कि हैप्पी से इतना ज़्यादा हो गया तो जो 10 रुपये का सामान मिलने लगेगा आपको 1,000 में, इतना भी हो सकता है। ओके, तो बहुत ही डेंजरस होते जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हमारे देश में अभी जो पैसे कितने हैं, कितने पैसे होते हैं, मतलब कितने पैसे अभी छाप कर रखी है हमारी गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सवाल है। जो अगर हम बात करें हमारे देश में कितने पैसे हैं, तो ये जो हमारे देश में उतने पैसे हैं जितना हमारी प्रोडक्शंस होती है, जितना वैल्यू ऑफ गुड्स है। ऐसा नहीं है कि पैसा ज़्यादा हो गया प्रोडक्शंस कम हो गया, ऐसा कभी नहीं। अगर ऐसा हो गया तो फिर इसी केस में तो होती है हाइपर इन्फ्लेशन, इसी केस में तो होती है। ओके, तो जो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो है कोई भी गवर्नमेंट जो है वो पैसे नहीं छाप सकती। ओके, पैसे छापेगी तो उसे पता है कि अगर पैसे ज़्यादा छापेंगे तो फिर ज़्यादा पैसे का सप्लाई होगा, ज़्यादा पैसे का सप्लाई होगा, फिर वहाँ से हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में जब मनी की वैल्यू गिर जाएगी तो फिर क्या हाल होगा देश का वो देखने लायक नहीं होगा। ओके, तो ये हो जाता है।
तो इसलिए जो कोई भी गवर्नमेंट जो ज़्यादा पैसे नहीं छापती है और गरीबी को कभी दूर नहीं कर सकती। जितने भी पैसे होते हैं वो प्रोडक्ट्स और गुड्स के बराबर होते हैं, प्रोडक्ट्स और गुड्स के बराबर होते हैं। जितने भी पैसे हैं बजट में, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी गुड्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन उसके बराबर ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। ओके, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इसको समझने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में। अब आपको बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसका अफेक्ट क्या पड़ता है हमारे जीवन पे। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन का अफेक्ट इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा पड़ता है। इन्फ्लेशन का असर जो हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे ऊपर क्या पड़ता है, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अगर बात करें, तो जो इन्फ्लेशन की जो इम्पैक्ट होगा वो ऑब्वियसली निगेटिव इम्पैक्ट होगा। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि जो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मतलब वो कोई भी सामान खरीदने में असमर्थ हो जाएगा। तो फिर उस पर अगर कोई भी सामान खरीदने में अगर वो असमर्थ हो जाता है तो फिर उसके जीवन पर भी इसका जो है गलत असर पड़ेगा। ओके, तो ये हालांकि जो है नॉर्मल पर्सन्स के लिए तो ये जो इन्फ्लेशन होता है वो निगेटिव इम्पैक्ट ही निगेटिव ही है। इंडिया के लिए इन्फ्लेशन जो है वो 2% होना चाहिए। ओके, अब हम बात करें डिफ्लेशन की। ये तो बात कर लिए इन्फ्लेशन जो कि प्राइसेस बढ़ते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस घटती है, जब प्राइसेस टाइम के साथ घटती है तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। हमने ये समझा था जो इन्फ्लेशन होती है वो इकोनॉमी ग्रोथ के कारण होती है। मतलब अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो इसका मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन होती है, हम ये समझे। लेकिन क्या डिफ्लेशन में कभी इकोनॉमी में ग्रोथ हो सकती है? डिफ्लेशन में मतलब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, डिप्रेशन में इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर हम ऐसे टेक्नोलॉजी बनाए जो कि पिछले टेक्नोलॉजी उसको ऐसे इस तरह से कॉम्पनसेट कर दे कि प्राइसेस भी उसको कम हो जाए और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा चले भी। ओके, तो ऐसा हुआ था यूएसए में। कहाँ हुआ था? यूएसए में क्या होता है, ऐसा ही हुआ था डिफ्लेशन के टाइम। जो यूएसए में इतना ज़्यादा डेवलप हुई थी क्योंकि इसकी जो न्यू टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुई थी, जिसके कारण जो प्राइसेस जो है कंपनसेट कर गया और वो डिफ्लेशंस के तरफ चली गई। और जो डिप्रेशंस की तरफ तो चली गई, दूसरी तरफ इकोनॉमी में भी बहुत ग्रो हो रहा था। जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत ग्रो हो रहा था। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा प्राइस जो होती है स्लोली रेट से बढ़ती है। जैसे कि आज 10 रुपये है, 10 रुपये किसी प्रोडक्ट का दाम है, कल 12 रुपया हो गया, अब तरसों जाके क्या हो जाएगा? तरसों जाके 13 रुपया हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन बाद जो इसका दाम 2 रुपये बढ़ा, फिर जाके जो 1 रुपया बढ़ा, मतलब ये रेट जो है घट गया। पहले 2 रुपया बढ़ा, फिर 1 रुपया बढ़ा, आगे हो सकता है कि 0.5 रुपये बढ़े। मतलब जो रेट घटा इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं रिफ्लेशन। क्या कहते हैं? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन कहते हैं, रिफ्लेशन। ओके, और सॉरी इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। सॉरी, रिफ्लेशन नहीं कहते इसे, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब जो रेट में अगर कमी आती है, जो महंगाई के रेट में कमी आती है तो उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, लेकिन जब कंट्री जो है बेरोजगारी से गुजर रहा हो उसके बाद जो है प्राइसेस फिर से बढ़ने लगती है हमने आपको बताया था रिसेशन ये कि बेरोजगारी के टाइम प्राइसेस बढ़ती है तो उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। लेकिन अगर बेरोजगारी से कोई भी देश बाहर आ गया है फिर उसके बाद प्राइसेस बढ़ने लगती है तो उसे हम कहते हैं रीफ्लेशन। क्या कहते हैं? रीफ्लेशन कहते हैं। रीफ्लेशन कहते हैं अगर कोई देश जो है बेरोजगारी से बाहर आ गया है फिर भी प्राइसेस बढ़ने लगी है तो उसे हम कहते हैं रीफ्लेशन। क्या कहते हैं? रीफ्लेशन से। अब हम बात करेंगे जो है इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है और इसे जो है कैसे खत्म किया जाता है, मतलब इसको कैसे कम किया जाता है। जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है इसको कैसे कम किया जाता है, तो इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है फिजिकल पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप आज इसके बारे में बनाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखोगे ही नहीं, आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए जो है इसको हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। और ये जो फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से बताएंगे। ओके, और आप इसके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बैंक के बारे में पता चल जाएगा कि आरबीआई कैसे काम करती है, क्योंकि हम आरबीआई के बारे में भी इसी में बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपको जो है हम अगले वीडियो में जो उसका जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे।